नमस्कार। चलिए, आज भारत के एक्सपोर्ट की दुनिया में चलते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी चुनौती जो हमारे देश से बाहर जाने वाले हर एक प्रोडक्ट पर असर डालती है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, भारत में एक कारीगर एक बहुत ही शानदार कॉटन की शर्ट बना रहा है। अब जिस मशीन से सिलाई हुई, उस मशीन को चलाने वाली बिजली पर भी टैक्स है। जिस ट्रक से धागा फैक्ट्री तक आया, उसके डीजल पर भी टैक्स है। यहाँ तक कि जिस पानी से कपड़े को रंगा गया, उस पर भी कोई ना कोई लोकल चार्ज लगा होगा। ये सारे छोटे छोटे खर्चे उस शर्ट की फाइनल कीमत में जुड़ जाते हैं। इन्हीं को कहते हैं एम्बेडेड टैक्सेस या फिर छिपे हुए टैक्स। ये ऐसे शुल्क हैं जिनका रिफंड नहीं मिलता। तो जब भारत में बना कोई प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में पहुंचता है, तो वो अपने साथ इन टैक्स का बोझ भी लेकर जाता है, जिससे वो थोड़ा महंगा हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे एक्सपोर्टर्स दुनिया के बाजार में बराबरी से मुकाबला कैसे करें। पहले एक स्कीम थी MEIS। ये समझ लीजिए कि एक्सपोर्ट करने पर एक तरह का इनाम था। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO ने कहा कि ये एक गलत सब्सिडी है। इसलिए भारत को एक नया तरीका अपनाना पड़ा जो WTO के नियमों के हिसाब से सही हो। यहीं पर रॉड टेप स्कीम आती है। ये कोई इनाम नहीं है, बल्कि ये उन छिपे हुए टैक्स का रिफंड है जो एक्सपोर्टर पहले ही दे चुका है। मकसद ये है कि मुकाबला बराबरी का हो, बिना किसी नियम को तोड़े। तो सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए क्या किया? इसका जवाब दो योजनाओं में छिपा है, रोटेप और रॉसटीसीएल। ये एक्सपोर्टर्स को राहत देने का एक पूरी तरह से डिजिटल तरीका है। रोटेप ज्यादातर एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स के लिए है, जबकि ROSTL खास तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए है। दोनों का मकसद एक ही है, उन छिपे हुए टैक्स को लौटाना। और जो चीज इसे बिल्कुल बदल देती है, वो है इसका तरीका। कोई कागज का काम नहीं, कोई लंबी लाइनें नहीं, सब कुछ ई-स्क्रिप्ट्स नाम के डिजिटल क्रेडिट के जरिए होता है, जिसे आइस गेट नाम के एक ऑनलाइन पोर्टल से मैनेज किया जाता है। तो असल में एक एक्सपोर्टर इन डिजिटल क्रेडिट्स को क्लेम करता कैसे है? चलिए, इस पूरी डिजिटल यात्रा को एक-एक करके समझते हैं। प्रोसेस काफी सीधा साधा है। सबसे पहले जब सामान एक्सपोर्ट हो रहा होता है, तो एक्सपोर्टर अपने शिपिंग बिल में ही इस स्कीम का फायदा लेने के लिए क्लेम कर देता है। जैसे ही सामान देश से बाहर चला जाता है, कस्टम्स का सिस्टम उस क्लेम को प्रोसेस करता है। इसके बाद एक्सपोर्टर अपने आइसगेट अकाउंट में लॉगिन करके एक ई-स्क्रिप्ट बना लेता है। ये स्क्रिप्ट एक डिजिटल वाउचर की तरह है। वो इसका इस्तेमाल भविष्य के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी भरने के लिए कर सकते हैं, या फिर इसे किसी दूसरे ट्रेडर को बेच भी सकते हैं। और ये सारी कहानी यहीं से शुरू होती है, आइसगेट पोर्टल से। ये भारत के ट्रेड और कस्टम्स के लिए एक सिंगल विंडो डिजिटल दरवाजा है। सारा काम यहीं होता है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो जाती है। एक बार लॉगिन करने के बाद यूजर को फाइनेंशियल सर्विसेज टैब पर जाना होता है। यहीं पर वो जादू होता है। यहीं पर ई-स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलता है। ये वो जगह है जहां एक्सपोर्टर अपने टैक्स रिफंड को मैनेज करते हैं। और ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है डैशबोर्ड। ये असल में एक्सपोर्टर का डिजिटल बैंक खाता है। ये दिखाता है कि कितना क्रेडिट मिला है, उसका स्टेटस क्या है और वो कब मिला। सब कुछ रियल टाइम में ट्रैक होता है, जिससे पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहती है। और ये है इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी पड़ाव, एक कामयाब ट्रांसफर। एक्सपोर्टर ने अपनी ई-स्क्रिप्ट ली और उसे किसी दूसरे इंपोर्टर को ट्रांसफर कर दिया। ये बिल्कुल एक डिजिटल गिफ्ट कार्ड की तरह काम करता है। इसकी एक वैल्यू है, इसे पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है। इससे पता चलता है कि ये सिस्टम कितना आसान और कारगर है। अब तक तो ये कहानी बड़ी सीधी साधी लग रही है ना? एक प्रॉब्लम थी और उसका एक डिजिटल सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन जैसा कि अक्सर बिजनेस पॉलिसी में होता है, कहानी में एक ट्विस्ट भी है। और कहानी में ये मोड़ यहीं आता है। वो सपोर्ट जिस पर एक्सपोर्टर्स भरोसा करने लगे थे, अब उस पर कुछ सवाल उठने लगे हैं, जिसकी वजह है हाल में हुए कुछ पॉलिसी बदलाव। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। सरकार ने बजट की दिक्कतों का हवाला देते हुए फरवरी 2026 से RODTP के फायदों में सीधे सीधे 50% की कटौती का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्टर्स को अब उनके चुकाए गए छिपे हुए टैक्स पर सिर्फ आधा रिफंड ही मिलेगा।
तो इसका जमीनी स्तर पर क्या असर होगा? सीधा मतलब है कि एक्सपोर्टर्स की जेब में अब पहले से कम पैसा वापस आएगा। टेक्सटाइल जैसे सेक्टर जहां मुनाफा पहले से ही बहुत कम होता है, उनके लिए ये एक बड़ी चुनौती बन सकती है। अब कंपनियों को अपनी कीमतों और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में दोबारा सोचना होगा। सरकार का कहना है कि उन्हें एक सीमित बजट के अंदर ही स्कीम को चलाना है। तो इन सारे हालिया बदलावों के बाद आज एक भारतीय एक्सपोर्टर के लिए असलियत क्या है? चलिए इन सब टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। ये टाइमलाइन कहानी को बहुत साफ तरीके से बताती है। देखिए, एक तरफ तो सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स EOU को शामिल करके स्कीम का दायरा बढ़ाया और इसे 2026 तक आगे भी बढ़ा दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बजट की कमी के चलते फायदों को आधा भी कर दिया। ये एक ही समय पर विस्तार और सिकुड़न दोनों की कहानी है। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या है? अच्छी खबर ये है कि स्कीम अभी भी है, इसका दायरा भी बड़ा है और ये मार्च 2026 तक चलेगी। बुरी खबर ये है कि ये अब उतनी फायदेमंद नहीं रही जितनी पहले थी। इससे हमें ये पता चलता है कि सरकार अब सबको फायदा देने के बजाय एक ज्यादा बैलेंस्ड और फाइनेंशियल तौर पर सस्टेनेबल रास्ते की तरफ बढ़ रही है। और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसे माहौल में जहां सरकारी मदद कम हो रही है, भारत के एक्सपोर्टर्स ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाए रखने और मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीतियों में क्या बदलाव लाएंगे? यही वो चुनौती है जिसका सामना वे आज कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।